नमस्कार दोस्तों, घोस्ट स्टोरीज बाय आरव जी पर मैं सूरज यादव एक बार फिर हाजिर हूँ एक सच्ची और डरावनी कहानी के साथ। सभी पुराने सब्सक्राइबर्स को राम राम और नए व्यूवर्स को भी मेरे राम राम। तो कैसे हो आप सब लोग? आशा करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक हो गए। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू कर लेते हैं अपनी आज की कहानी को। और उन सब्सक्राइबर्स के नाम जिनके कमेंट्स मुझे इस बार सबसे ज़्यादा पसंद आए उनके नाम आएंगे वीडियो के एंड में। वजह मैं आप सभी को पिछली ही वीडियो में समझा चुका था। तो चलिए अब आते हैं सीधा अपनी कहानी पर। आज की कहानी है ग्रेटर नोएडा की एक नए सेक्टर की, जिसे बने हुए अभी सिर्फ 4-5 साल ही हुए हैं। अब सेक्टर का नाम तो मैं आपको प्राइवेसी इश्यूज़ के वजह से नहीं बता सकता हूँ। और हाँ, ये कहानी हमें भेजी है प्रशांत नागर ने, जो कि आज भी वहीं रहते हैं। इस सेक्टर में ABC 3 ब्लॉक्स हैं और बहुत ही पॉश सोसाइटी है। मतलब यहाँ जो सबसे छोटा प्लॉट है वो भी 250 गज का है। 250 गज, 500 गज और 1000 गज की कोठियाँ बनी हुई हैं यहाँ पर। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि नया सेक्टर है, तो अभी भी 40% से ज़्यादा जगह खाली पड़ी है। मतलब अभी वहाँ पर घर बनने शुरू नहीं हुए हैं। और जो घर बन चुके हैं भाई, 40% जगह खाली है तो 60% जगह बन भी चुकी होगी। और उन 60% घरों में से किसी में अभी काम चल रहा है और कुछ जो तैयार हो चुके हैं उनके मालिक जो है, रहने वाले लोग वहाँ, वो अभी शिफ्ट नहीं हुए हैं। तो मोटा मोटी कहें तो अभी इस सोसाइटी में जो लोग रह रहे हैं वो सिर्फ 30 से 40% लोग ही रह रहे हैं। हर घर के आगे कुछ लगभग 50-60 गज का ग्रीन एरिया है, जिसे ग्रीन बेल्ट बोलते हैं। और उसके बाद हर गली के कोने पर एक छोटा सा पार्क है। और उसके बाद इस सोसाइटी का है वो बड़ा वाला पार्क, जिसके बारे में ये पूरी कहानी है। वो पार्क एक गोल शेप में बना हुआ है और इतना बड़ा पार्क है कि उसमें अगर आप एक कोने से आवाज़ लगाएं तो दूसरे कोने वाले इंसान को वहां तक आवाज शायद नहीं ही सुनाई देगी। तो ये तो था इस सोसाइटी का ओवरव्यू। और अब चलते हैं कि कहानी शुरू कहां से होती है। दरअसल कहानी तो बहुत पहले ही शुरू हो चुकी थी और जो प्रॉब्लम है वो इस सोसाइटी के लोगों का बहुत साल से, बहुत समय से इंतज़ार कर रही थी। इंतज़ार क्या कर रही थी, वो यही थी प्रॉब्लम। बल्कि ये लोग आके अब यहाँ रहने लगे और धीरे धीरे लोगों का उस प्रॉब्लम से सामना शुरू हुआ। अब एक रात की बात है, नागर साहब अपनी वाइफ के साथ काफ़ी लेट वापस आए ऑफिस से। ये प्रशांत नागर जो हैं, ये एक MNC में काम करते हैं यहीं नोएडा में। तो इन्होंने पास में ही ग्रेटर नोएडा में अपना घर बना लिया है। और ये रहने वाले भी ज़्यादा दूर के हैं नहीं, ये दादरी के रहने वाले हैं, जो कि यहाँ से कुछ दूर पर ही है। अब जो इनकी कोठी है ना, वो पड़ती है A और B ब्लॉक के बीच में। L कॉर्नर की कोठी है। 500 गज का बहुत बढ़िया घर बना हुआ है। घर क्या, कोठी कहेंगे उसे तो। और फैमिली में यहाँ पर सिर्फ हस्बैंड वाइफ ही रहते हैं ये लोग। और जस्ट बगल में इनके एक रिलेटिव का भी घर है। तो दिन में ये लोग उनके सहारे अपना ये घर छोड़कर चले जाते हैं और रात को अक्सर ही लेट आते हैं। और हमेशा की तरह ये आज भी लेट ही आए हैं। लगभग 1:30 से 2 बजे का समय हुआ है। खाना ये लोग खाकर ही आए हैं अपने ऑफिस से और सिर्फ आते ही सोने की तैयारी है। लेकिन बेड पर लेटते ही सो जाएं, आजकल का ये चलन तो है नहीं। सोने से पहले हर कोई आजकल अपने मोबाइल ज़रूर थोड़ी बहुत देर चला लेता है। तो हमारे ये प्रशांत भाई भी अपना मोबाइल चला रहे हैं और इनकी वाइफ बगल में ही सो रही हैं। आते ही सो गई, वो ज़्यादा थक गई थी शायद, वो आते ही सो गई हैं। तभी प्रशांत को एक आवाज़ सुनाई देती है कि जैसे रात को कोई चौकीदार आवाज लगाता है, जागते रहो, इस तरीके से। लेकिन ये आवाज किसी आदमी की नहीं थी, ये आवाज थी एक औरत की। और ना ही वो ये बोल रही थी कि जागते रहो, वो सिर्फ कुछ इस तरीके से आवाज निकाल रही थी।
तो प्रशांत को लग रहा है कोई महिला चौकीदार रख लिया इन्होंने, और पता नहीं कौन सी भाषा में जागते रहो बोल रही है, मेरे तो समझ में आ भी नहीं रहा है। और थोड़ा सा प्रशांत को अजीब भी लगा और बुरा भी लगा कि भाई बताओ, सोसाइटी वालों ने इन्हें कोई मेल चौकीदार नहीं मिला जो कि औरत रख ली, और रात का टाइम है, कहीं कुछ हो जाए तो प्रॉब्लम सोसाइटी वालों के साथ ही होनी है। तो सुबह ऑफिस जाने से पहले एक बार सोसाइटी के सेक्रेटरी से मिलता हुआ जाऊंगा सोसाइटी ऑफिस में। नागर जी उठते हैं और सुबह अपने ऑफिस जाने से पहले सोसाइटी ऑफिस में एक बार सेक्रेटरी साहब से मिलने चले जाते हैं और बोलते हैं कि सेक्रेटरी साहब, ये बाकी सब तो ठीक है, लेकिन जो आपने जाते ही मतलब बिल्कुल टू द पॉइंट बात कि आपने जो ये रात के लिए महिला चौकीदार रख रखी है ना, भाई ये कुछ बात जमी नहीं मुझे आपकी। तो हमारे सेक्रेटरी साहब बोलते हैं कि अरे नागर साहब, आपने कहाँ सुन ली आवाज़, और आप बहुत दिन बाद आए हो, ज़रा बैठो बातचीत करते हैं। बोला मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ, बस मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा था कि देखो, सोसाइटी में महिला चौकीदार रखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर उसकी कुछ प्रॉब्लम्स भी होंगी तो आप उसको कुछ और काम दे दो, लेकिन चौकीदार आप किसी आदमी को ही रखो, रात का मामला है, कहीं कुछ गड़बड़ होगी तो दिक्कत हो जाएगी। तो सेक्रेटरी बोलते हैं कि अरे नागर जी, मैं आपको यही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमने एक मेल चौकीदार ही रख रखा है, आदमी ही रखा हुआ है, आपने कहाँ से देख ली महिला चौकीदार। बोला नहीं, रात को मैं जब सोने वाला ही था तब मैंने एक औरत की आवाज़ सुनी। तो बोले हो सकता है वो कोई और हो। बोला नहीं, वो जिस तरीके से आवाज़ लगा रही थी ऐसा लग रहा था कि वो सबको जागने के लिए बोल रही है, और कुछ अलग सी भाषा में थी, मैं समझ नहीं पाया, पता नहीं बंगाली में बोल रही थी या फिर क्या बोल रही थी, मुझे तो दूर से सिर्फ ए सुनाई दे रहा था। तो अच्छा नागर जी, आपको अगर विश्वास नहीं है तो मैं अभी फ़ोन करके चौकीदार को बुलाता हूँ, रात वाले चौकीदार को। सेक्रेटरी साहब कॉल करते हैं, चौकीदार आ जाता है। बोला हाँ भाई बताओ, यहाँ का चौकीदार कौन है। बोला साहब मैं ही हूँ। तो नागर जी पूछते हैं कि हाँ भाई, क्या तू रात को अपनी बीवी को भेज देता है क्या अपनी जगह चौकीदारी करने के लिए और खुश होता होगा। बोला नहीं साहब, मैं ही आता हूँ, वैसे 2-3 दिन से मेरी तबीयत खराब है तो मैं नहीं आ रहा हूँ, लेकिन ऐसा तो कुछ है नहीं कि कोई औरत आती है कहीं। साहब कोई आपने किसी और को तो नहीं देखा। बोला नहीं, देखा नहीं है मैंने अभी तक, सिर्फ आवाज़ ही सुनी है। तब चौकीदार बताता है कि साहब मैंने भी कई बार एक औरत देखी है रात को घूमते हुए सोसाइटी में, और आपके ब्लॉक के आसपास ही देखिए, ए और बी ब्लॉक के बीच में। और साहब आपका घर भी तो उधर ही है कोने वाला। बोला हाँ मेरा घर वही है। और भाई देखा तो तुमने यार, उसे कभी टोका क्यों नहीं। बोला मुझे लगा कि कोई लेबर होगी, काम तो यहाँ इतने चल ही रहे हैं कि रात को कुछ काम चल रहा होगा और ऊपर किसी को बुला रही होगी अपने, लेकिन आपके घर के बाहर कोई क्यों चिल्लाएगा ऐसे। और ये भी हो सकता है साहब कोई चोर वगैरह तो नहीं है। अब नागर जी चोर वाली बात सुनते एकदम उनके दिमाग में एकदम खट्टे से लगती है। बोला अच्छा। बोला अब देख लेंगे कौन चोर है या कुछ भी है, अब पता चल जाएगा। जब उसकी आवाज़ मुझे थोड़ी सी भी आई तो तुरंत पकड़ लूँगा उसे, और जब ही पूछूंगा हाँ भाई कौन हो तुम। तो ये सब बात हो गई, नागर साहब चले जाते हैं अपने ऑफिस, और हमेशा की तरह आज भी लेट ही आते हैं। वाइफ इनकी पहले ही जा चुकी थी, क्योंकि ये लोग अलग अलग कंपनीज में काम करते हैं, अलग अलग एमएनसीज में, और रात को हमेशा की तरह ये अपने उसी समय पर आते हैं 1 बजे के आसपास। काफ़ी टाइम हो जाता है भाई, हमेशा तो बाहर से खाना खाकर आएंगे नहीं, आज अपना लेट आकर खाने का प्रोग्राम घर पर ही है। और सोते सोते इन्हें बज जाते हैं 2:30, और सोने से पहले ये लोग जस्ट सोने ही वाले थे तभी प्रशांत को आवाज़ आती है, वैसे ही आवाज़ लगाने की जैसे औरत आवाज़ लगा रही थी वो। तो प्रशांत बोलते हैं अपनी वाइफ से कि तुमने आवाज़ सुनी है। बोला हाँ, ये कोई ए करके चिल्ला रही है, एक बार देखना बाहर जाके। नागर साहब अपनी बालकनी में आते हैं। इनका ग्राउंड फर्स्ट और जो सेकंड वाला है वो हाफ पोर्शन बना हुआ है। तो फर्स्ट फ्लोर की अपनी बालकनी से झांकते हैं तो इन्हें एक औरत दिखाई देती है, एक नॉर्मल औरत जिसने कुछ इस तरह के कपड़े पहने हुए हैं कि ऐसा लग रहा है कि वो कोई लेबर है। साड़ी अलग तरीके से पहनी हुई है उसने,
सर पे कपड़ा ढका हुआ है, थोड़ा आधा सा कपड़ा। तभी नागर जी ऊपर से चिल्लाते हैं कि हाँ भाई, कौन हो तुम, और यहाँ हमारे घर के बाहर क्यों चिल्ला रही हो। अब वो कुछ जवाब नहीं देती है और अपनी गर्दन घुमाकर ये प्रशांत की तरफ देखने लग जाती है। अब दरअसल फासला थोड़ा सा ज़्यादा है इन दोनों के बीच में, अंधेरे का समय है और इन्होंने अपनी बाहर वाली लाइट जला भी नहीं रखी है। तो अंधेरे से में जो स्ट्रीट लाइट्स की रोशनी है, जो दूर दूर स्ट्रीट लाइट्स लगी हुई हैं, उनकी रोशनी में पता तो चल रहा है कि औरत खड़ी है, ये कपड़े पहने हुए हैं, लेकिन चेहरा नहीं दिख रहा है। और वो लगभग 1 मिनट तक देखते हैं कि औरत मेरी तरफ ही मुंह घुमाकर देख रही है। ये अपनी वाइफ को आवाज लगाते हैं, लेकिन वो इतनी ज्यादा थकी हुई थी कि वो 1 मिनट के अंदर अंदर ही सो जाती हैं। और इनका जो बेडरूम है वो घर के बिल्कुल अंदर की तरफ है। तो इन्हें लगता है कि चलो एक बार मैं ही देख लेता हूं, क्या बवाल है, क्या आफत है। ये औरत कुछ बोल भी नहीं रही है, कुछ है। अब नागर जी हमारे थोड़े से सख्त मिजाज के आदमी हैं, नीचे उतर कर आते हैं, अपना गेट खोलते हैं और बोलते हुए आ रहे हैं, अरे आपको सुनाई नहीं दे रहा है मैं क्या बात कर रहा हूं आपसे? कौन हो आप, और हमारे घर के बाहर क्या कर रही हो यहां पे? वो कुछ जवाब नहीं दे रही है, बिल्कुल एकदम जैसे एक भूत मूर्ति। नागर जी अपना गेट खोलते हैं। गेट खोलने के बाद जैसे ही उस औरत को देखते हैं तो वो भी एकदम भूत बन जाते हैं। हाथ पैर उनके अकड़ जाते हैं, बिल्कुल जैसे उन्हें किसी ने बांध दिया हो, और वो सीधे खड़े हैं और कुछ बोल नहीं रहे हैं। सिर्फ जो देखा उन्होंने उसको देखकर उनकी एकदम हालत खराब है। उन्होंने देखा क्या कि सामने जो औरत खड़ी है, जो उनकी तरफ मुंह घुमाई खड़ी है, अब उसके पल्लू के नीचे जो उसने सर पर कपड़ा ओढ़ा हुआ है और जो भी कपड़े उसने पहने हुए हैं, उसके अंदर ऐसा लग रहा है कि सिर्फ काला धुआं भरा हुआ है और कोई इंसान नहीं है उन कपड़ों के अंदर, जैसे किसी परछाई ने वो कपड़े पहने हो। अंधेरा और ऊपर से आपके सामने कोई परछाई नुमा शरीर जिसका चेहरा ही नहीं दिख रहा है आपको, तो क्या हाल होगा। और पता नहीं उसकी तरफ देखने के बाद क्या हुआ प्रशांत को, वो आगे आगे चलने लगी और पीछे पीछे प्रशांत उसके बिल्कुल पीछे पीछे ही चलने लगे। प्रशांत को पता है कि मैं जा रहा हूं, लेकिन उनका कोई कंट्रोल नहीं है अपने ऊपर। उन्हें होश है कि मैं जा रहा हूं इसके पीछे, लेकिन क्यों जा रहा हूं ये कुछ पता नहीं है। और अंदर से बहुत बुरी हालत खराब। अब प्रशांत ये समझ चुके हैं कि ये कोई आम इंसान नहीं है। उनके दिमाग में ये सब चल रहा है, लेकिन उनके शरीर पर उनका कंट्रोल नहीं है। और वो ले जा रही है उन्हें उस बड़े वाले पार्क में। इनके घर से मुश्किल 200 मीटर भी नहीं है, बल्कि इनके घर से ही दिखता है वो पार्क पूरा। पार्क के बिल्कुल एंड की तरफ जो दूसरा कोना है, इनके घर से दूसरा कोना, उस तरफ एक पंपिंग स्टेशन बना हुआ है, जहां पर सोसाइटी को पानी देने के लिए एक बड़ी ट्यूबवेल बनवाई जाती थी। और वहां से पूरा पानी जो है वो पंप करके पूरी सोसाइटी के घरों तक पहुंचाया जाता है। ये आप सब लोग जानते ही होंगे। लेकिन ये वाला जो पंपिंग स्टेशन है, ये शुरुआत में बनाया गया था जब इस सोसाइटी को बनाने का काम शुरू हुआ था, लेकिन अभी ये पंपिंग स्टेशन बिल्कुल बंद है। धीरे धीरे वो औरत उस पंपिंग स्टेशन के अंदर चली जाती है। गेट खुला ही हुआ है उसका, हमेशा की तरह, क्योंकि ये एकदम बेकार जगह है। यहां पर इसके अंदर सिर्फ कुत्ते वुत्ते ही सो रहे होते हैं। यहां कोई जाता भी नहीं, और बल्कि कूड़ा कचरा गिरा हुआ है इसके अंदर थोड़ा बहुत। और उस औरत के पीछे पीछे प्रशांत उस पंपिंग स्टेशन के अंदर चले जाते हैं। और उसके बाद उन्हें याद है सिर्फ इतना कि वो सिर्फ चीख रहे थे, और उनकी चीख भी पूरी नहीं निकल रही थी, जैसे किसी इंसान को करंट लग गया हो। और वो करंट लगने के बाद चिल्लाना तो चाह रहा है, लेकिन चिल्ला नहीं पा रहा है। रात के 2 बजे से सुबह 4 बजे तक कोई इंसान इतनी बुरी हालत में रहा हो
तो सोचिए उस पर क्या बीतेगी। और पूरे 2 घंटे उसने वो भयानक मंजर देखा अपनी आंख से कि उनके सामने खड़ी औरत, जिसका चेहरा है ही नहीं, जिसका पूरा शरीर नहीं है, और ऐसा लग रहा है कि जैसे एक काले रंग की परछाई खड़ी है बस, और वो इन्हें तड़पा रही है, जैसे इनके शरीर में करंट लगा है ऐसे। अब सुबह आप लोग जानते हैं कि कई महिलाएं, और कई महिलाएं क्या, सभी लोग पार्क बहुत सुबह सुबह जाना पसंद करते हैं कि 4 बजे उठकर अपने पार्क के राउंड मारकर अपना घर का काम वगैरह कर लेंगे, जल्दी ही फ्री हो जाएंगे। तो औरतों का एक ग्रुप है जिसमें 5-6 औरतें इस बड़े पार्क के कई चक्कर लगाती हैं, और वो पहला चक्कर जैसे ही अपना लगाना शुरू करा, उन्हें हालांकि कोने से ऐसी आवाज़ तो आ रही थी जैसे कोई दर्द से करहा रहा है, लेकिन उन्हें लगा कि पार्क के उस तरफ होगा। और वो जैसे ही पार्क का चक्कर लगाते हुए इस कोने पर आई तो उन्हें सुनाई देती है एक आदमी की ऐसी आवाज़ कि जैसे उसे करंट लग रहा है और वो बहुत तेजी से कांप रहा है, बहुत दर्द में है। बड़े हिम्मत से अपने मोबाइल की टॉर्च जलाकर, भाई 1 हो चाहे 4 हो औरतें, डर तो लगेगा ही, क्योंकि 4 बजे किसी भी मौसम में इतने बड़े पार्क में, और लाइटें काफ़ी कम जली हुई हैं इस पार्क में, लेकिन इतना है कि ट्रैक पर हैं तो ट्रैक पे ही चलना होता है लोगों को, और बीच में अभी अंधेरा है, जब उजाला आएगा तो लोग बीच में घास में अपना एक्सरसाइज वगैरह करते हैं। तो बड़ी हिम्मत करके ये औरतें अपने मोबाइल की टॉर्च जलाकर देखती कि आवाज़ तो इस पंपिंग स्टेशन के अंदर से आ रही है, पुराने वाले के, और देखती हैं कि एक कोने में प्रशांत ऐसे डर के कांप रहे हैं जैसे उन्होंने भूत देख लिया हो। तो सोसाइटी अभी ज़्यादा, मैंने बताया आपको, ज़्यादा लोग रहते नहीं हैं अभी यहाँ पर, और जो सोसाइटी की मीटिंग्स हैं उसमें सब लोग आपस में गेट टुगेदर करते हैं, और इनमें से एक लेडीज़ पहचान लेती हैं कि अरे ये प्रशांत नागर साहब हैं, तो इनका ये तो वो कोने वाली कोठी इन्हीं की है। इनको बोलते हैं भाई साहब क्या हो गया, भाई साहब क्या हो गया। अब भाई साहब ने जो देखा था, या फिर अभी तक उन्हें दिख रही थी, अभी भी उसे देखकर वो बहुत बुरे हाल में थे, और जिसने ये 2-2.5 घंटे ऐसे काटे हों उसके साथ तो उसकी मानसिक स्थिति का अंदाज़ा भी नहीं लगाया जा सकता। हम लोग कह ही देते हैं कि हम समझ सकते हैं, लेकिन नहीं समझ सकता है कोई। जिसके साथ होता है सिर्फ वो ही फील कर सकता है कि क्या बीती होगी उस इंसान पर। उनमें से एक लेडी उनकी वाइफ का नंबर मिलाती है कि उनकी वाइफ को बुलाती हूँ, अभी वो ही ले जाएंगे, देखो ऐसे सही नहीं लगता है, और अपने हस्बैंड को कॉल कर देती हैं, और 2-4 लोग और भी बुला लेते हैं। प्रशांत की वाइफ कॉल उठाती हैं, और ये महिला बोलती हैं कि बहन जी जल्दी आ जाइए, आपके हस्बैंड यहाँ बहुत बुरी हालत में है, और आप प्लीज़ यहाँ पीछे पार्क में जो पीछे पुराना पंपिंग स्टेशन है उस तरफ आ जाइए। बोला मेरे हस्बैंड तो यहाँ सो रहे, और देख, बोले पहले तो ये उठते ही आवाज़ लगाती हैं प्रशांत प्रशांत, और देख के एकदम बोला हाँ यहाँ तो नहीं है। बोला बहन जी यहाँ पर है, आप जल्दी सब कुछ छोड़ छाड़ के जल्दी आइए। प्रशांत की वाइफ भागी जाती हैं, और अपने हस्बैंड की ऐसी हालत देखकर उनके एकदम होश उड़ गए। बोला क्या हो गया, पता नहीं, ये तो सो रहे थे मेरे साथ। ऐसे में ज़्यादा बातें करते ना हुए जितना वो बताती हैं लेडीज सारी, और 1-2 लोग और आ जाते हैं, इनको घर ले आते हैं। अब जिस इंसान के साथ पूरी रात इतना सब कुछ घटा हो, पता नहीं क्या क्या इनके साथ हुआ, क्या क्या इन्होंने वो देखा, उसका विकराल रूप, उसका भयानक रूप, जो कुछ भी देखा, अब उस इंसान की इतनी हिम्मत तो नहीं होगी कि वो सुबह उठते ही वापस ऑफिस चला जाए। सुबह उठे हैं प्रशांत जी तो इनको बहुत तेज बुखार है, और अभी भी इनका चेहरा देख के ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। बोला प्रशांत तुम कहाँ थे रात को, कहाँ चले गए तुम वहां। तब प्रशांत बताते हैं कि ऐसे ऐसे जो वो औरत थी मुझे वो ले गई अपने साथ, और
मुझे पता नहीं कि मैं उसके पीछे पीछे क्यों चला गया, और वो बहुत भयानक थी देखने में। और जब जब बताए, जब जब प्रशांत रोने लगे तो उसकी वाइफ बोलती कि तुम मुझे आवाज लगा देते। बोलो मैंने तुम्हें आवाज लगाई थी, शायद तुमने सुनी नहीं होगी। बहुत बुरे हाल हैं उसके। बोला चलो आज मैं भी छुट्टी कर लेती हूं और तुम तो आराम ही करो, तुम 1-2 दिन मत जाना ऑफिस। आज का पूरा दिन वो बीच बीच में पूछती हैं, बताओ जब जब उन्हें लगता है कि थोड़ा नॉर्मल है, लेकिन जैसे ही रात वाली बात हो वैसे ही प्रशांत का एकदम बुरा हाल हो जाता है। अब रात होती है फिर से। अब ये लोग नॉर्मल, इनकी आदत है कि लेट आना लेट सोना, तो उतनी जल्दी नींद आएगी भी नहीं। ये लोग बैठे हैं अपना। प्रशांत को रात होते ही ऐसा लग रहा है कि जैसे वो औरत फिर से उन्हें ले जाएगी यहां से। तभी वापस 2 बजे के आसपास फिर से आवाज आती है उसी औरत की। सुना सुना तुमने? वो आवाज लगा रही है। और उसकी आवाज सुनते के साथ ही इसके तो पसीने छूट गए। अब प्रशांत की वाइफ उस औरत को गालियां देती हुई, रुको मैं इसको बताती हूं अभी कौन है, मैं देखती हूं इसे। वो उसे रोकना चाह रहा है लेकिन वो नहीं रुक रही है। भाई उसे लगा कहीं इसके ऊपर कुछ काला जादू वगैरह तो नहीं कर दिया। और वो गालियां देती हुई उतरती है प्रशांत की वाइफ नीचे, और वो वहां से देखते देखते ही वो चली जाती है, भाग जाती है। मतलब समझ लो वो उस तरफ पार्क की तरफ चली जाती है। वो बहुत तेज तेज गालियां दे रही है उसे। अब भाई वो औरतों वाली गालियां मैं माइक पे तो नहीं बोल सकता हूँ वीडियो में, लेकिन आप समझ लो। तब ये शोर सुनकर इनके जो बगल में रिलेटिव हैं वो बाहर निकल के देखते हैं। बोला क्या हुआ? बोला ऐसे ऐसे कोई औरत थी यहाँ पे हमारे घर के बाहर खड़े होकर चिल्लाती है, पता नहीं क्या है उसका, और उसके चक्कर में ही प्रशांत की तबीयत खराब हो गई। अगर कहीं दिखेगी तो मैं सुसरी का सिर फोड़ दूंगी। अब भाई आदमी को गुस्से में अपना एक्सेंट तो याद आ ही जाता है। इंसान कितना ही पढ़ा लिखा हो, लेकिन गुस्से में तो वो अपनी जो नेटिव भाषा है उसमें ही बात करता है। और वो ऊपर चढ़ती हैं, वहाँ फर्स्ट फ्लोर पर अपने जहाँ इनका बेडरूम है। जैसे ही गेट के अंदर एंटर करती हैं इनकी चीख निकल जाती है। बोले प्रशांत, प्रशांत हटो वहां से। प्रशांत ऐसे पड़ा हुआ है जैसे लाश, और उनके बेड के सिरहाने पर वो औरत खड़ी है, वही कपड़े पहने हुए, थोड़ा सा सर पर पल्ला करा हुआ। लाइट जल रही है कमरे की। खुली आंखों से प्रशांत की वाइफ ये सब देख रही है और उसका चेहरा नहीं दिख रहा है। ऐसा लग रहा है काले कलर के धुएं ने कपड़े पहन रखे हैं। बहुत तेज तेज चीखने लगती है। अब इनकी चीख सुनकर जो इनके रिलेटिव हैं वो अभी सोए तो है नहीं, जस्ट अंदर, वो भी अपने गेट के अंदर गए हैं, तो वो इनके गेट पर आके इनकी बेल बजाने लगते हैं। और ये कॉन्स्टेंटली चीख रही हैं, बिल्कुल लगातार चीखे जा रही हैं, और अपने हस्बैंड को पकड़कर अपनी तरफ घसीट रही हैं, लेकिन हस्बैंड एकदम जिंदा लाश की तरह पड़े हैं एकदम। तभी उन्हें सुनाई देता कि नीचे बेल बजा रहे हैं और नीचे से आवाज आ रही है कि गेट खोलो, गेट खोलो, क्या हो गया, क्या हो गया। ये भागी भागी जाती है नीचे, गेट खोलती है, और हड़बड़ाहट में जितना बता सकती थी सिर्फ उतना ही बता पाती है। सब लोग ऊपर ऊपर आते हैं जैसे जैसे उनको जो कुछ भी समझ में आता है। बोलो चलो हम देखते हैं कौन है। ऊपर आकर देखते हैं तो कोई नहीं। और लगभग 7-8 लोग इनके घर में आए हैं रात को, जो अड़ोस पड़ोस के 1-2 लोग और भी हैं, और इनके रिलेटिव हैं बगल वाले। उनका परिवार भी काफी बड़ा है। किसी को भी कुछ नहीं दिखता है। प्रशांत ऐसे पड़ा हुआ है जैसे बेहोश हो गया है। प्रशांत की वाइफ की हालत खराब है, और सब लोग इधर उधर देख रहे हैं कि कहीं कोई कमरे में छुप तो नहीं गया है। कि और सबको तो यही था मन में कि कोई चोर है या फिर कुछ और है। किसी के मन में अब तक ये नहीं था कि ये कोई आत्मा, भूत, प्रेत, छलावा या कुछ और भी हो सकता है। तभी एक महिला की नजर पड़ती है सीढ़ियों से किसी के उतरने की, जैसे कोई परछाई सी दिखती है, कोई सीढ़ियों से नीचे उतर रहा है। और यही लोग हैं जो आखिरी आए हैं। उसके बाद इन्होंने गेट का लॉक भी लगा दिया कि कोई बाहर से भाग ना पाए मेन गेट से। तो किसी का बाहर से आने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। और इन्हें सीढ़ियों से कोई उतरता हुआ दिखाई देता है, वो भी एक औरत। तभी ये बोलती है मैंने देखा उसको वहां, मैंने देखा जाते हुए एक औरत को। सब लोग सीढ़ियों की तरफ देखते हैं कि कहाँ क्या, वहां भी कुछ नहीं है। तो एक बोलता है अरे भाभी क्यों डरा रही हो, किसको देखा आपने? बोला नहीं मैंने एक औरत को देखा। अब इस बात पर तो सिर्फ 3 ही लोग यकीन कर सकते हैं इस समय, प्रशांत, उसकी वाइफ
या फिर ये औरत जो इनके बगल से बगल वाले घर से आई हैं आवाज़ सुनकर, और इन्होंने अपनी आंखों से उसे उतरते हुए देखा। और इन्होंने भी हुलिया बताया कि ऐसा लग रहा है कि किसी औरत ने साड़ी पहनी हुई है और वो उतर के गई है, क्योंकि आप कभी भी किसी की परछाई देखेंगे तो आपको परछाई से अंदाज़ा लग जाता है कि साड़ी पहनी हुई है या फिर कैसे। चलो, बात ख़त्म होती है रात को, और पूरी रात इनके रिलेटिव्स तो यहीं रुक जाते हैं। और पूरी रात आज प्रशांत की हालत इतनी ख़राब रही, ऐसा लग रहा था कि जैसे वो जो कुछ भी बुरी शक्ति थी या फिर अतृप्त आत्मा थी, भटकती आत्मा थी, या फिर जो कुछ भी था, अभी तक किसी को समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि बाकी सब लोग तो ऐसा सोच रहे हैं कि कुछ नहीं था, इनके मन का वहम था, लेकिन प्रशांत की वाइफ के दिमाग में ये चल रहा है कि जो कुछ भी था ये मेरे पति को नुकसान पहुंचा नहीं आया था। और वो अपना माइंड मेकअप कर चुकी हैं, रात को ही अपने घर कॉल भी कर दिया है। यहाँ से दादरी ज़रा दूर है नहीं। सुबह होते होते प्रशांत के पेरेंट्स और उनकी आधी से ज़्यादा फैमिली यहाँ पहुँच जाते हैं इनके घर पर। प्रशांत की माताजी जो हैं वो ये बोलती हैं कि हम तो तुम्हें मना ही करते हैं, तुम इतना बड़ा घर होने के बावजूद भी यहाँ सेक्टर में आके रहने लगे हो, और अकेले पता नहीं कैसे कैसे क्या है, और पता नहीं क्या आफत पड़ले पड़ गई तुम्हारे अब ये। और चलो अब यहाँ से तुम्हारा सामान वामान यहीं रहने दो, तुम हमारे साथ चलो यहाँ पे। और वो ले जाती हैं अपने बेटे और बहू को, जो इनका पैतृक गांव है दादरी में, वहाँ ले जाती हैं। इनके रिलेटिव से पता चलता है कि काफ़ी समय तक प्रशांत की बहुत ज़्यादा हालत ख़राब रही थी, और सिंपली बता दूं कि जैसे वो पोजेस्ड हो, जैसे उसके शरीर में रह रहकर कोई आत्मा का वास आ जाता है, और वो कभी डरता है, कभी हंसता है, कभी रोता है। अब कई लोग इसे साइकोलॉजिकल एरर बोलेंगे, लेकिन जो उसके परिवार ने फेस करा वो तो यही बताते कि किसी बुरी शक्ति का साया पड़ गया इसके ऊपर। अब ये बात सोसाइटी में फैलने में तो मिनट लगता है। अब औरतों के ग्रुप्स में डिस्कशन होने लगा है कि अरे यार, जैसा प्रशांत की वाइफ बता रही थी और ये बहन जी बता रही हैं, अगर ऐसा ही कोई औरत है तो हमें तो लगता है कहीं वो कोई काला जादू करने वाली तो नहीं है। भाई 100 तरह के मुंह और 100 तरह की बातें। तो सब लोग अपने में आपस में डिस्कशन कर लेते हैं कि जैसे ही किसी को दिखाई देगी वैसे ही आपस में लोग कॉल करेंगे और सब उसको एक साथ मिलकर रोकेंगे। कोई ऐसा नहीं कि ऐसा ना हो वो सच में ही कुछ इस तरह की कोई भूत प्रेत आत्मा हुई और जैसा प्रशांत भाई साहब के साथ हुआ था ऐसा हमारे साथ ना हो जाए। तो सब लोग अपना पहले ही डिसाइड कर लेते हैं, और अगर चोर हुई तो भाई उसके और साथी भी होंगे, तो किसी को फिजिकली कोई डैमेज नहीं होना चाहिए, कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। अब ये सब डिस्कशन चली रही हैं, 1 2 4 दिन हो गए हैं। इसी दौरान भाई सोसाइटी ऑफिस की तरफ से थोड़ा प्रेशर आता है चौकीदार की तरफ। वो 2 दिन में 3 दिन में एक बार गश्त लगाता था, रात को सोसाइटी ऑफिस में ही सो जाता था, जो गार्ड्स के लिए रूम वगैरह बने होते हैं वहाँ पर। लेकिन अब भाई उसके ऊपर प्रेशर है, तो रात को अपना डंडा और टॉर्च लिए घूमता रहता है। और आज बारी थी चौकीदार की। चौकीदार उसी पार्क के पास एक औरत को देखता है, जिस तरह की बातें चल रही हैं सेम उसी हुलिये की औरत, और वो किसी घर के बाहर वैसी ही आवाज में चिल्ला रही है। वो घर अभी बन रहा है, पता नहीं वहां देख कर क्यों चिल्ला रही है। गार्ड दूर से ही उसको बोलता है, रुक रुक रुक, कौन है तू, रुक, भागना मत, रुक रुक। और शायद यही गलती इस गार्ड ने भी करी। दरअसल जो भी ये शक्ति है वो नहीं चाहती थी कि मुझ उसे कोई टोके। अब गार्ड उसके पीछे पीछे तेजी से चलने लगता है, बल्कि जितना भाई 50-55 साल का आदमी अपनी घर की मजबूरी की वजह से रात को चौकीदार की नौकरी कर रहा है, तो जितना उससे दौड़ा जाए या फिर भागा जाए या फिर जितना तेज चला जाए, वो उतना तेज चल के उस औरत की तरफ जाने लगता है। अब जाते जाते उसे ऐसा लग रहा है कि यार मैं इतना तेज चल रहा हूं, उसके बावजूद भी एक औरत, साड़ी पहने हुए औरत इतना तेज तेज मुझसे कैसे जा रही है। और वो ले जाती है वहीं उस पार्क के कोने में जहां वो पंपिंग स्टेशन बना हुआ है। वो पंपिंग स्टेशन दरअसल एक पेड़ की छाया में बना हुआ है। उसके साइड में एक बहुत घना पेड़ है। उस पंपिंग स्टेशन के पास जाकर, क्योंकि उसके पीछे है दीवार, तो अब गार्ड बोलता, अब कहां भागेगी, अब तो तुझे पकड़ लिया, आज पता चल जाएगा सबको तेरा असली सच।
अब असली सच गार्ड को पता लगना था या फिर उसे, वो तो अब थोड़ी देर में पता चलने ही वाला है। वो औरत, उसके सामने, उसकी आंखों के सामने एक औरत जिसने साड़ी पहनी हुई है, और उसे भी बड़ा अजीब लगा कि जैसे औरत हवा में है, मतलब ना पैर दिख रहे हैं ना हाथ दिख रहे हैं, सिर्फ कपड़े कपड़े ही, ऐसे कपड़े कपड़े चले जा रहे हैं। तो अंधेरे का टाइम है, बोला सांवली औरत होगी और इसलिए कुछ खास दिखाई नहीं दे रहा है। अब वो औरत उसकी नजरों के सामने एक 30 फुट के पेड़ पर छिपकली की तरह लहरती हुई चढ़ जाती है। अब जब एक औरत ऐसे एक पेड़ पर चढ़ जाए रात का समय, तो चौकीदार को समझ में आ गया कि ये कोई औरत नहीं है, ये कोई इंसान नहीं है। ऊपर चढ़ने के बाद जब वो इसकी तरफ मुड़ती है और चौकीदार की तरफ देख के बोलते ए! चौकीदार के प्राण निकल जाते हैं और शायद ऊपर वाले की सीधी नजर या फिर उसके जो नक्षत्र ग्रह थे वो मजबूत थे, उसके ऊपर इसका प्रभाव होता है या नहीं होता है। गार्ड भगता वहां से, जितनी भाई 50-55 साल की एज, और जिस तेजी से गार्ड इस औरत के पीछे पीछे भागता हुआ है अब तक, सॉरी चौकीदार, और वो वापस अब दुगनी तेजी से भागना शुरू कर देता है और चिल्लाते हुए बचाओ बचाओ बचाओ। आधी सोसाइटी को उठा देता है चौकीदार, और भागते भागते जहां और गार्ड्स वगैरह के केबिन्स हैं, भाई गेटेड सोसाइटी है, तो वहां पर जाके बैठ जाता जहां आग जला रखी थी। अब जब चौकीदार आ रहा है तो उसको देखकर कुत्ते इतनी तेज तेज भौंक रहे हैं कि जैसे उसके पीछे कुछ और भी पीछे से आ रहा है जो कि दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन आप जानते कि जानवर, कुत्ता, बिल्ली, गाय, इन सबको इस तरह की नेगेटिव वाइब्रेशंस बहुत जल्दी पकड़ में आती हैं। आते ही गार्ड का भी बुरा हाल हो जाता है। कांपते कांपते वो बताता है गार्ड को, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, वो मुझे मार देगी। अरे अंकल जी क्या हुआ, क्या देख लिया आपने? बस बड़बड़ाते हुए किसी तरीके से, और सोसाइटी के लोग जो कोई वहां से आए थे पीछे से देखते हुए कि चौकीदार भागता हुआ, चिल्लाता हुआ बचाओ बचाओ बचाओ, सब लोग इस तरफ आते हैं, 2-4 लोग जो कोई भी इंटरेस्टेड थे आने में। अब क्या हो गया भाई, क्यों चिल्ला रहे हो रात को? अब वो जैसा बताता है कि मैंने ऐसा ऐसा देखा है, और आप लोग अगर कभी भी, मैं तो पता नहीं कैसे बच गया, कभी उस औरत के पीछे मत जाना। अब जहां लोगों का ये शक था कि वो कोई काला जादू करने वाली है, अब लगभग सबको यकीन सा बदलता हुआ जा रहा है, क्योंकि चौकीदार के मुंह से भी सबने यही सुना कि उस औरत के पीछे मत जाना, वो बहुत खतरनाक है, वो इंसान नहीं है। तो सबको लगता है कि सच में ही ये कोई काला जादू करने वाली है, और इस बार सब लोग इसे मिलकर पकड़ेंगे, वरना इस सोसाइटी में ये पता नहीं क्या क्या कर दे, और उसका क्या क्या दुष्प्रभाव जैसे नागर साहब पर पड़ा था, ऐसे कहीं हम सबके ऊपर ना आ जाए। भाई सबको अपने बच्चों की, बीवी की, परिवार की, सबको चिंता होती है, और पूरी जिंदगी भर की कमाई लगाकर इंसान भाई ऐसी कोठी बना पाता है। अब नागर साहब तो बहुत ज़्यादा रिच हैं, इसलिए चले गए, हम कहाँ जाएंगे। बस सब लोग मिलकर बाकी और लोगों को भी इकट्ठा करते हैं और उस पार्क की तरफ, बोला हम चलते हैं पार्क की तरफ देखने के लिए। तो गार्ड की हालत देखकर कई लोग मना कर देते हैं, बोला आज रहने दो, हो सकता है वो अब भाग भी गई होगी। अब अगर वो रात को दिखाई देती है, कल का प्रोग्राम रखो, कल कोई नहीं सोएगा, और अगर वो औरत दिखाई देती है तो सब आपस में कॉल करके नीचे उतर के उसके पीछे आएंगे और कल उसे धर दबोचेंगे। जैसा प्लान था उसी तरीके से आज रात को सोसाइटी में लगभग कोई नहीं सोया है। बच्चे बुजुर्ग तो सो गए हैं, लेकिन जो लोग इस प्रॉब्लम से छुटकारा चाह रहे थे सब लोग जगे हुए रात को। और आज पता नहीं क्या दिन था, दिन कह लो या फिर जो भी ये शक्ति थी, वो अपनी उपस्थिति दर्ज करवाना चाह रही थी और वो बताना चाह रही थी कि मैं हूं, यहां हूं। लेकिन वो कभी भी ये नहीं चाहती थी कि कोई उसे टोके। अब रात को
सेम 2-2:30 बजे के आसपास 10-15 मिनट ऊपर नीचे फिर से लोगों को आवाज़ सुनाई देती है। और क्योंकि अब ये बात इतनी फैल चुकी है तो अब लोग छोटी से छोटी आवाज़ पर भी ध्यान दे रहे हैं रात को। जहाँ लोग सोचते थे कि कुत्ता भौंक रहा है, कुत्ता रो रहा है, आज सब ने बिल्कुल अपने कानों से सुना कि एक औरत ऐसे आवाज़ लगा रही है। उसकी आवाज़ सुनते ही सब लोगों के कॉल्स आपस में बजने लगे और धीरे धीरे करके लगभग 20-25 लोग नीचे उतर आए हैं, अपने घरों से बाहर आ गए हैं मतलब। और इस ब्लॉक के ए और बी ब्लॉक के बात है तो इन लोगों को सबको एक साथ एक औरत दिखाई देती है पार्क की तरफ जाती हुई। सब उसके पीछे। भाई कुछ लोग काफ़ी फिट भी थे, तो जो फिट लोग हैं वो बहुत तेजी से भागकर जाते हैं और ऐसा लगता है कि वो औरत उससे भी दुगनी तेजी से भागकर वापस ले जाती है उस पार्क के कोने में जहां पर वो पंपिंग स्टेशन था। जो 2-3 लोग आगे भाग कर गए हैं उनका भी सेम प्रशांत नागर जैसा हाल है, एकदम बुत बन गए हैं और ऐसा लग रहा है उनको करंट लग गया किसी का, जैसे करंट की तार छू ली हो किसी ने, और वो एकदम बुत बन गए हैं। ना कुछ बोल रहे हैं और सिर्फ जिस तरफ वो पेड़ और पंपिंग स्टेशन है उस तरफ देखे जा रहे हैं। इतने पीछे से लोग आते हैं, उससे बोलते हैं हाँ भाई पकड़ा उसे, कहाँ गई? अब पकड़ा कहाँ क्या गई, इतने सारे लोगों के सामने वो औरत वैसे ही चढ़ गई जैसे उस गार्ड के सामने, चौकीदार के सामने चढ़ी थी। एक छिपकली की तरह उस पेड़ पर चढ़ गई। ना तो उस औरत के हाथ दिख रहे हैं ना पैर दिख रहे हैं, सिर्फ कपड़े दिखाई दे रहे हैं कि जैसे किसी लेबर के कपड़े हैं वो जो घर में काम करने आती हैं वैसे। और चढ़ने के बाद इन 20-25 लोगों के सामने वो इधर को मुंह करके इतनी भयंकर तरीके से चिल्लाती है, सबके एकदम सिट्टी पुट्टी गुल हो जाती है। और सब अपनी आंख से जब देखते हैं कि ये तो कोई इंसान है ही नहीं, और ये से चिल्लाते हुए ही वो एकदम ओझल हो जाती है सबकी आंखों से गायब। सब भागे भागे उन 2-3 लोगों को भी अपने साथ लेकर और आते हैं। सबको समझ में आ गया कि भाई ये कोई ना तो कोई काला जादू करने वाली है, ये तो कोई आत्मा है, कोई भूत है, कोई प्रेत है। रात को ही पार्क से काफी दूर खड़े होकर सब लोग डिस्कशन कर रहे हैं अपने घरों के आगे। मैंने बताया कि कई लोगों के घरों से ये पार्क दिखता है। भाई नागर जी का घर तो बिल्कुल कोने पर है, लेकिन आमने सामने और घर जो हैं उनके घर से भी ये दिखता है। अब यहां से देखकर बिल्कुल एकदम सब लोग जमा हो गए हैं और बात हो रही है, कह रहे क्या देख लिया, क्या था ये, भगवान का नाम ले रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई उसे गालियां दे रहा है। कई लोगों की मान्यता है कि भूत प्रेत आत्मा कहीं दिख जाए तो उसे गालियां दो तो वो चली जाती है। कोई कुछ कर रहा है, कोई अपनी जो कुछ भी अपनी अपनी मान्यता होती है, सब उस हिसाब से कुछ ना कुछ कर रहे हैं कि उसका दुष्प्रभाव उन पर ना पड़े। तभी सब लोग ये डिसाइड करते हैं कि भाई अब इसका कुछ ना कुछ इलाज तो ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि इसकी वजह से हमारी सोसाइटी का नाम बदनाम हो जाएगा। और बदनाम छोड़ो, हमारे परिवारों के ऊपर क्या बीतेगी, कहीं कोई हमारे परिवार से शिकार हो गया इस बुरी आत्मा का तो क्या होगा। अब भाई प्रॉब्लम का सलूशन एक दिन में तो मिलता नहीं है, लगभग हफ्ता भर हो जाता है सबको डिस्कस करते 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 कि करना क्या है। और जब जाके कहीं एक गुरुजी के बारे में पता चलता है कि उन गुरुजी के पास जाकर इस समस्या का समाधान हो सकता है। लेकिन इस एक हफ्ते के दौरान इस सोसाइटी का वो हाल था कि रात को 8 बजे के बाद, जब से अंधेरा हो जाता है, सिर्फ 8 बजे के बाद से इस सोसाइटी में एकदम सन्नाटा छा जाता था। गार्ड्स की और चौकीदार तो काम छोड़ के भाग ही गया था, गार्ड्स की भी हिम्मत नहीं होती थी कि वो रात को अब इस सोसाइटी के गेट्स पे रुक सके। सब ने बोल दिया साहब जाने तो जहान है, हम नहीं रुक सकते यहाँ पे। एक आध नया गार्ड आया भी जिसे नहीं पता था इतना, और लोग रात को अक्सर उसकी आवाज़ सुनते थे कि वो अलग अलग घरों के बाहर जाकर, ऐसा नहीं किसी स्पेसिफिक घर के बाहर जाकर, अलग अलग रैंडम घरों के बाहर जाकर और आवाज़ लगाती थी। अब गुरुजी के पास जाते हैं तो गुरुजी आते हैं और जब सबकी बातें समझकर गुरुजी को समझ में आ जाता कि हाँ ज़रूर प्रॉब्लम इस पार्क के इस कोने में ही है। वो सीधा जाते हैं उस पार्क के कोने में, हाथ में सरसों के दाने लेते हुए कुछ मंत्र पढ़ते हुए सरसों के दाने फेंकते हैं
और थोड़ी देर बाद ही उन्हें पता चल जाता कि प्रॉब्लम है इस पंपिंग स्टेशन या फिर इस पेड़ में। और गुरुजी बताते हैं कि इस कोने में, इस एरिया में एक अतृप्त आत्मा का वास है, और जिस किसी के साथ भी ये घटना हुई है, जिसने भी उसे देखा या टोका है, देखने से नहीं, जिसने भी उसे टोका है, सिर्फ उसके साथ ही गलत हुआ होगा। उन्हें जो भी वाइब्रेशंस आ रही हैं, जो भी उन्हें फील हो रहा है, आंख बंद कर कर रात के समय में इस तरीके से प्रक्रिया हो रही है। और बहुत सारे लोग हैं वहाँ पर, आधी सोसाइटी समझ लो इकट्ठी हो गई है वहाँ पर, और लाइट्स वगैरह जलाकर ये काम हो रहा है। तभी गुरुजी बोलते हैं कि सुबह होते ही, ब्रह्म मुहूर्त शुरू होते ही हम एक हवन शुरू कर देंगे यहाँ पर, और उसके बाद इस एरिया को बांध देंगे। गुरुजी और सब लोग वहाँ से वापस आ जाते हैं। अब सुबह 4 बजे के आसपास ही वापस सब लोग पहुँचते हैं दोबारा वहाँ पर, क्योंकि गुरुजी आए थे रात को भाई 10-11 बजे के आसपास, ताकि अक्सर लोग सोचते हैं कि 12 बजे के बाद इस तरह का जो कुछ भी है, जो भी बुरी शक्तियाँ हैं वो हावी होती हैं, तो उस दौरान ही सही तरीके से पता चल पाएगा। सुबह 4 बजे ही गुरुजी आ जाते हैं और सब लोग इकट्ठे होके वहाँ पे जो भी सामान वगैरह था वो लेके वहाँ पहुँच जाते हैं। अब कहानी का ट्विस्ट आता यहाँ से कि पता कैसे चला कि वो चीज़ थी क्या। एक अंकल जी थे, एक बाबा जी कह सकते हो उनको, भाई बुजुर्ग हैं इसलिए उनको बाबा बोल रहा हूँ मैं, जिनकी एज है 90 वर्ष के आसपास। सफ़ेद कलर की दाढ़ी और बाल बड़े बड़े, और सफ़ेद कलर के कपड़े ही पहनकर वो इस पार्क में चक्कर लगाने आया करते थे इसी 4 बजे के आसपास, 4-4:30 बजे रेगुलर। और वो बताते हैं कि मैं यहाँ इस जगह घूमने के लिए आता हूँ पिछले 10 साल से, जब से पार्क बना है। और ये पार्क पहले बना हुआ था, और इस सोसाइटी में तो लोग बहुत बाद में रहने आए हैं। मैं यहाँ के सबसे पहले लोगों को भी जानता हूँ। अब वो सुबह राउंड लगाने के लिए आते हैं और देखते हैं अरे यहाँ तो बहुत सारे लोग इकट्ठा हैं। उन्हें देखकर जो लोग रेगुलर मिलते थे, लोग राम राम वगैरह जैसे भी ग्रीटिंग्स देते हैं आपस में एक दूसरे को कि राम राम बाबा जी, तो बोलते हैं क्या यहाँ क्या हो रहा है। तो पता चलता है उन्हें कि ऐसे ऐसे यहाँ पर कुछ ऐसे ऐसे गलत शक्ति का वास है, और ये गुरुजी आए हुए हैं और ऐसे ऐसे करके इस जगह को बांध रहे हैं। हवन चल रहा है वहाँ पर, और जो कुछ भी इन अंकल जी को जानकारी थी उससे क्लियर हो जाता है कि हाँ, अतृप्त और अशांत आत्मा का वास है। तो बताते हैं हाँ, लगभग 7-8 साल हुए होंगे जब इस पंपिंग स्टेशन में एक औरत की लाश मिली थी, और लेबर थी आसपास में जो घर बन रहे हैं ना इस तरफ। जब तो घर क्या, ये रोड वोड का काम चल रहा था, सिर्फ के सोसाइटी का मैप बन रहा था ठीक से। उस दौरान की बात है जब एक औरत की लाश मिली थी यहाँ पर, और बहुत बुरे हाल में मिली थी। और जब से मैंने भी कई लोगों से सुना कि लोगों ने वो औरत देखी है, जो पुराने लोग हैं यहाँ पर, जो सबसे पहले रहने आए थे, लेकिन कभी किसी ने नहीं बताया कि उसने किसी को परेशान करा। लोगों ने उसे देखा ज़रूर, लेकिन कभी ऐसी बात तो सामने नहीं आई। तो इतने बुजुर्ग आदमी जब इस तरह की बात कर रहे हैं तो भाई सब लोग सुन रहे हैं, हाँ यार ये अंकल जी बहुत पुराने और इतने समय से आते हैं यहाँ पर, तो सब लोगों को यकीन हो जाता है। वो उन गुरुजी से भी मिलते हैं और बताते हैं कि मैं साक्ष्य हूँ उस बात का, मैंने भी उस औरत की लाश देखी हुई है, मैं उस दिन भी आया था यहाँ घूमने के लिए जब उस औरत की लाश मिली थी यहाँ पर। तो गुरुजी हालांकि पहले से क्लियर थे, भाई जो आध्यात्मिक शक्ति वाले लोग होते हैं उन्हें बताने के लिए किसी इंसान की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन फिर भी किसी इंसान ने कन्फर्म कर दिया तो बाकी सब लोग भी अब श्योर हो गए कि हाँ गुरुजी सही कह रहे हैं। कहीं अगर 1% किसी के मन में डाउट था तो वो भी जा चुका है। अब पूजा पाठ होते होते सुबह के 6 बज चुके हैं, और गुरुजी बोलते हैं कि एक काम करो, ये पंपिंग स्टेशन तो वैसे भी खराब है, ये बहुत टाइम से बंद है, तुम लोग बता रहे हो, एक काम करो, इसका दरवाज़ा जो है इस पर लोहे की शीट लगाकर इसको वेल्ड करवा दो परमानेंटली, ताकि इसके अंदर कोई जा ही ना पाए और ना ही कोई इस तरह की घटना हो जैसे प्रशांत आप बता रहे हो उनके साथ हुई थी। और मैं इसके अंदर एक सामान रख देता हूँ, अपनी पूजा का जो भी सामान होता है इस विधि का, वो सामान रख देते हैं उसके अंदर, और उस जगह को
पवित्र धागों से और मंत्रों से उसे जगह को बांध दिया जाता है और सबको बताते हैं कि ऐसा नहीं है, मैं कोई परमात्मा नहीं हूं कि मैंने जो कोई भी वो शक्ति है अच्छी या बुरी कि मैंने उसका नाश कर दिया है। बस इतना हो गया है कि वो इस जगह से बाहर नहीं आएगी और जैसे हो उसका काल चक्र पूरा होगा वो अपने आप मुक्त हो जाएगी। बाकी हम कोशिश करेंगे कि उसकी आत्मा की शांति के लिए हम पूजा वगैरह और करें जिसकी वजह से वो जल्दी ही मुक्त हो जाए। लेकिन जितना ऊपर वाले ने उसका काल चक्र लिख रखा है उतने समय तो उसे भटकना पड़ेगा ही। और आप सब लोगों को भी सिर्फ इतना ध्यान देना है कि इसकी आवाज़ सुनने के बाद कोई ना तो इससे बात करने की कोशिश करे और रात को इस तरफ कोई आए ना। तो ऐसा ही होता है उस सोसाइटी में उस दिन के बाद। वैसे जहां इतने लोग उस पार्क में जाया करते थे, अब वो पार्क रात को क्या दिन में भी लगभग खाली सा ही रहने लगा है। लेकिन जो लोग समझ चुके हैं कि हाँ यार अब ऐसा कुछ है नहीं, अब जो चीज़ थी वो बंद चुकी है और अब आवाज़ भी रेगुलर नहीं आती है। कभी कभी महीने 2 महीने 5-6 महीने में, बल्कि साल साल भर में ये आवाज़ आती है कि जैसे उस पंपिंग स्टेशन के अंदर से कोई औरत वही आवाज़ लगा रही है। तो ये थी हमारी आज की कहानी जो हमें बताई प्रशांत नागर जी ने। नागर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह की कहानी जब मैं कभी सुनता हूँ, इस तरह का किस्सा, तो बस क्या ही बताऊँ क्या फील होता है। और इसीलिए मैं ये कहानी आप सब लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो अगर आप सबके पास भी कोई ऐसी ही कहानी है जो सच में आपके या फिर आपके किसी जानकार के साथ घटित हुई है, तो प्लीज़ आप हमारे साथ इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, कहीं भी उसे हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। सबके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। और एट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट काम हमारे उन सब्सक्राइबर्स के नाम जिनके कमेंट्स मुझे इस बार सबसे ज़्यादा पसंद आए। उनके नाम हैं नीना इंग्लैंड से, दीपिका हरियाणा से, बंसल कोटा राजस्थान से, राकेश डूंगरवाल असम से, दिव्यानी नंदा मेरठ से, सोनी इज़राइल से, शहन शहजाद पाकिस्तान लाहौर से, सुनीता जी ये बहुत प्यार करती हैं मेरे से अपने बच्चे की तरह और इतने अच्छे अच्छे कमेंट करती हैं। तो आंटी जी मेरा हाथ जोड़ कर आपको प्रणाम। आपका आशीर्वाद सदैव मुझ पर बना रहे। राजवंश सिंह मध्य प्रदेश जबलपुर से, संभावी सिंह ग्रेटर नोएडा वेस्ट से, क्या बात है, आज ग्रेटर नोएडा की ही कहानी और ग्रेटर नोएडा के ही एक सब्सक्राइबर का कमेंट, सचिन गुजरात से और हर्षिता चौहान अलीगढ़ यूपी से। और लास्ट में मैं एक नाम और लेना चाहूँगा, मेरे बहुत पुराने सब्सक्राइबर हैं ये भाई दुलाल मंडल। और मैं अब से कोशिश करूँगा कि बाकी सारे नामों के साथ अपने पुराने एक सब्सक्राइबर का, जो सबसे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं उनमें से हर एक का नाम इन नामों के साथ ज़रूर ऐड करा करूँ। तो आपको कैसी लगी कहानी आप लोग ज़रूर बताइएगा। और एक रिक्वेस्ट है मेरी कि प्लीज़ आप जब कहानी अगर आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए और जो नए व्यूवर्स हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आप सबको ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने को मिलती रहें। तो चलिए फिर मिलते हैं ऐसी ही किसी एक और सच्ची और डरावनी घटना की कहानी के साथ। आप सुन रहे थे सूरज यादव को। ओम नमः शिवाय, जय श्री बालाजी, हर हर महादेव।